हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? मैनेजर जो होता है उसको काफ़ी सारा काम असाइन किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो जाहिर बात है मैनेजर जो है वो है तो एक इंसान ही, वो इतना सारा काम अकेले कैसे कर पाएगा। तो मैनेजर क्या करता है कि अपने पूरे काम को डिवाइड कर लेता है और अपने जो उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो उसके नीचे काम कर रहे होते हैं लोग, उनके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उनको जॉब्स असाइन कर देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। तो पहले मैनेजर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, पहले जिम्मेदारियां दी जाती हैं कि भाई तुमको ये काम करना है, ये करना है और ये करना है। फाइनली जब वो इनफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है तो उसको लगता है कि अब थोड़ी सी अथॉरिटी देने की भी ज़रूरत है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस। अथॉरिटी फिर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को देता है। फिर जब जिन भी सबऑर्डिनेट्स को उसने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो सबऑर्डिनेट्स मैनेजर के लिए अकाउंटेबल हो जाते हैं कि भाई अगर कोई भी बात होती है, टास्क कंप्लीट नहीं होता है या कुछ भी होता है तो वो मैनेजर को आंसरेबल हैं। मैनेजर उनसे पूछ सकता है कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो वो उनको जवाब देना पड़ेगा। तो ये है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इस डेफिनेशन से और क्लियर हो जाएगा। अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देना एंड अथॉरिटी देना टू द सबऑर्डिनेट्स एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन दोज एम्प्लॉयज़ हु आर इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। यानी कि पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, फिर अथॉरिटी देना, और फिर जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी है वो अकाउंटेबल हो जाते हैं मैनेजर को जवाब देने के लिए। और सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इट इज़ अ डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। सुपीरियर जो है उसके पास काफ़ी सारी अथॉरिटी, जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है वो सुपीरियर कहलाता है। तो सुपीरियर अपनी अथॉरिटी का थोड़ा सा पार्ट सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र करता है। तो सुपीरियर से जब सबऑर्डिनेट पर अथॉरिटी ट्रांसफ़र होती है तो उसे डाउनवर्ड ट्रांसफ़र कहेंगे। बस इसी डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। तो एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसे समझते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो एब्सोल्यूट होती है, यानी कि वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कभी नहीं की जा सकती। आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर ट्रांसफ़र कर भी दोगे ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकाउंटेबल नहीं हो अपने सुपीरियर को। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये जनरल मैनेजर है, इसके पास मैक्सिमम अथॉरिटी है, फिर सेल्स मैनेजर है, फिर सेल्समैन है। तो इस जनरल मैनेजर ने सेल्स मैनेजर को 1000 यूनिट सेल करने का टारगेट दिया। सेल्स मैनेजर ने क्या करा कि अपने अंडर 5 सेल्समैन अपॉइंट करे और सबको 200 बनाने का, वो सेल करने का टारगेट इसने दे दिया। ठीक है। तो हुआ क्या कि भाई उनमें से एक जो है वो बीमार हो गया, सिक हो गया, एक सेल्समैन, और सिर्फ 800 यूनिट्स सेल हो पाए। टारगेट कितने का था? 1000 का। सेल कितने हो पाए? सिर्फ 800। तो ऐसा नहीं है कि जनरल मैनेजर सवाल नहीं कर सकता सेल्स मैनेजर से। वो पूछेगा कि भाई मैंने तो तुमको 1000 यूनिट बेचने को कहा था, तुम सिर्फ 800 बेचे हो। तो सेल्स मैनेजर ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने तो अपना सारा काम सेल्समैन्स को ट्रांसफ़र कर दिया था, मैंने तो नीचे ट्रांसफ़र कर दिया था, अब तो मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी बनती ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो सेल्स मैनेजर की जिम्मेदारी थी कि वो टाइम टू टाइम चेक करता रहे, सुपरवाइज करता रहे। अगर एक सेल्समैन बीमार हो गया है तो उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट करो, ये तो उसकी जिम्मेदारी थी। तो इस बात से, इस एग्जाम्पल से ये समझ आता है कि ऑल्दो उसने अपनी सारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्समैन को ट्रांसफ़र कर दी थी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी एब्सोल्यूट रहती है। आप अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र कर भी देते हो, अपना सारा टास्क जो है, अपना सारा काम नीचे ट्रांसफ़र कर भी देते हो, तब भी आपकी अकाउंटेबिलिटी ख़त्म नहीं होती है। आप ऊपर जवाबदेह होते हो, आप आंसरेबल होते हो। अगर आपसे आपका सुपीरियर सवाल करेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये था भाई प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो चलिए अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट है इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इफेक्टिव कैसे होता है
मैनेजर्स जो हैं वो अपना काम सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि मैनेजर अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे अपना ध्यान लगा सकते हैं, अपना फोकस वो किसी और चीज़ पे लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो काम भी होता रहेगा जो मैनेजर को असाइन किया गया है और मैनेजर कुछ और काम भी देख पाएगा, तो इससे फिर इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है। देन एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट कैसे होता है कि भाई एम्प्लॉयज़ को अगर वर्क असाइन किया जाएगा तो वो अलग अलग तरीके का काम करेंगे, वो उस काम में स्पेशलिस्ट भी होंगे और उनकी स्किल डेवलप होगी, उनको एक्सपीरियंस होगा, तो वो फ्यूचर में एक बेटर मैनेजर बन सकते हैं। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन कैसे मिलता है कि भाई आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जैसी चीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो तो क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ को फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी कि अच्छा मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा रही है और साथ के साथ मुझे अथॉरिटी भी दी जा रही है, यानी पावर टू टेक डिसीजन। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं और ये होता है नॉन फाइनेंशियल टाइप का मोटिवेशन कि भाई पैसे आप नहीं दे रहे हैं लेकिन इस तरीके से आप मोटिवेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए। देन फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैसे अचीव होगा कि अगर डिवीज़न आप डिवाइड कर देंगे वर्क को, एक साथ काम था, इतना सारा काम था, उसको आपने स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया और वर्क डिवाइड करने के बाद क्या हुआ कि भाई इससे स्पेशलाइजेशन आएगा। आपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से सबको जॉब असाइन करी तो फिर वो बार बार उस जॉब को परफॉर्म करेंगे तो स्पेशलाइजेशन आएगा और फिर इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। देन बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की क्या होती है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है वो सबसे ऊपर है, वो सुपीरियर है, फिर उसके नीचे जिसके पास कम पावर है वो उसके नीचे है, फिर इसी तरीके से सुपीरियर, सबऑर्डिनेट ऐसे करके एक पूरी हायरार्की फॉर्म होती है मैनेजमेंट की। तो इससे क्लियर हो जाता है कि किसको किसको रिपोर्ट करना है और किसको किससे ऑर्डर लेने हैं, यानी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्लियर रहता है। तो ये एक तरीके से बेस बनता है मैनेजमेंट हायरार्की का। देन बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है कि जब सबको काम बिल्कुल प्रॉपरली असाइन किया जाएगा, क्लियरली बताया जाएगा कि किसका क्या काम है, किसकी क्या जॉब है और किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको कितनी अथॉरिटी है, तो सब लोग कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और फिर वो लोग जो होते हैं अकाउंटेबल भी होते हैं मैनेजर को, तो मैनेजर क्या है वो टाइम टू टाइम चेक रखता रहता है, तो इससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन बना रहता है। देन रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर के पास इतना सारा काम होता है और वो उस काम को अपने सबऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर देता है, इससे मैनेजर का ऑफ कोर्स वर्कलोड ईजी हो जाता है। उसके पास जो इतना सारा काम था अब उसको इतना सारा काम नहीं करना है, उसको सिर्फ एक तो चेक रखना है अपने सबऑर्डिनेट्स पे और बाकी सारी चीज़ों पे भी फोकस कर सकता है। देन बेसिस ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, दो ही पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में, एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी ट्रांसफ़र करता है, यही तो होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप इतना क्लियर हो जाता है कि भाई कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है, सबको क्लियरली पता होता है किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसको कमांड देनी है। दूसरी बात यह है कि जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तो वो ऐसे ही नहीं दे देता है। अगर सुपीरियर के दिल में एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रस्ट होगा, अपने सबऑर्डिनेट के लिए ट्रस्ट होगा, तभी वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देगा, वरना नहीं देगा। तो इससे क्या होगा कि जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी देगा तो उसकी एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप बिल्डअप होगी और फिर इससे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप और अच्छा होगा। तो बेसिस बनता है ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप का। ये था भाई इम्पोर्टेंस के डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब समझते हैं एलिमेंट्स और प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। तो एलिमेंट्स क्या हैं, 3 एलिमेंट्स आते हैं डेलीगेशन में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। और यही प्रोसेस है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लें तो, कि पहले दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले क्या करता है मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, काम देता है, फिर देता है अथॉरिटी यानी पावर टू टेक डिसीजन। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी का क्रिएशन होता है, यानी कि फिर उससे सवाल किया जाता है कि काम हुआ या नहीं हुआ। तो एलिमेंट्स क्या है, 3 एलिमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। और प्रोसेस क्या है, इसी को स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए कि शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी और क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। बस इसी को एक एक करके समझते हैं।
तो शुरू करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन का फर्स्ट स्टेप है और फर्स्ट एलिमेंट भी है। डेलीगेशन का प्रोसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही शुरू होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जो भी काम, जो भी जिम्मेदारी दी जाती है किसी इंडिविजुअल को, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क जो भी उसको असाइन किया जाएगा वो ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन वर्क असाइन टू इंडिविजुअल, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या शॉर्ट में मतलब लिखा गया है कि जो भी काम एक इंडिविजुअल को असाइन किया जाएगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फीचर देख लेते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है, एक सबॉर्डिनेट के लिए मस्ट है, उसको करना ही करना पड़ेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो फिर वो अकाउंटेबल है, उसको देना पड़ेगा जवाब अपने ऊपर कि भाई क्या, क्यों नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, जो भी है। तो इस वजह से जो है एक सबॉर्डिनेट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है काम के लिए, और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऑब्लिगेशन होती है, उसको मस्ट होता है, करना ही करना होता है। देन अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप से अराइज होता है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। फ्लोज अपवर्ड्स, अपवर्ड कैसे फ्लो करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड फ्लो करती है। एक सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है काम के लिए, ऊपर उसको जवाब देना होता है, वो ही सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपवर्ड फ्लो करती है। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का नेक्स्ट स्टेप और एलिमेंट है अथॉरिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने की पावर को अथॉरिटी कहते हैं। तो फीचर समझते हैं इसके। फर्स्ट अराइजेस फ्रॉम इंडिविजुअल्स पोजीशन, जिसकी जो पोजीशन होगी उसके पास उस हिसाब से अथॉरिटी होगी। जिसकी हायर पोजीशन है उसके पास हायर अथॉरिटी होती है, ज़्यादा अथॉरिटी होती है, और जिसकी लोअर पोजीशन है उसके पास लोअर अथॉरिटी होती है, थोड़ी कम अथॉरिटी होती है। जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है वही थोड़ी सी अपनी अथॉरिटी नीचे पास ऑन कर देता है। तो उसी से एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट डिफाइन हो जाता है कि जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है वो सुपीरियर, जिसके पास कम है वो सबॉर्डिनेट। तो अराइजेस फ्रॉम इंडिविजुअल्स पोजीशन, जिसकी जैसी पोजीशन वैसी ही उसकी अथॉरिटी। देन राइट टू टेक डिसीजन, अथॉरिटी पावर टू टेक डिसीजन है कि अगर कोई डिसीजन ले सकता है तो इसका मतलब उसके पास अथॉरिटी है। देन डिटरमाइन सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, वही चीज़ जो अभी हमने बताई कि ये एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है। कैसे? क्लियरली इससे पता चल जाता है कि किसको किससे कमांड लेना है, किसको किससे ऑर्डर देने हैं। तो जो सुपीरियर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी पास ऑन करता है, इससे क्लियरली डिटरमाइन हो जाता है कि कौन सुपीरियर है और कौन सबॉर्डिनेट है। देन रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉज एंड रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशन लॉज होंगे उससे रिस्ट्रिक्टेड होती हैं अथॉरिटीज़ के, किसके पास कितनी अथॉरिटी होनी चाहिए ये लॉज और रूल्स डिफाइन करते हैं। कौन किसको अपनी कितनी अथॉरिटी पास ऑन कर सकता है, ये सारी चीज़ें लॉज से रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। अराइजेस फ्रॉम स्केलर चेन, स्केलर चेन क्या होती है? एक हायरार्की होती है कि ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसे कमांड देगा और ये इसे कमांड देगा। तो ये जो एक चेन होती है कि भाई जनरल मैनेजर है, फिर सेल्स मैनेजर है, फिर सेल्समैन है, ये जो एक चेन होती है इसको स्केलर चेन कहते हैं। तो स्केलर चेन ये अराइजेस फ्रॉम स्केलर चेन कैसे कि अथॉरिटी जो है वो ऊपर से नीचे आती है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट को देता है, कोई भी किसी को नहीं दे सकता है। जो एक जनरल मैनेजर सेल्स मैनेजर को देगा और सेल्स मैनेजर सेल्समैन को देगा, तो एक स्केलर चेन फॉलो होती है। देन फ्लोज डाउनवर्ड्स, अथॉरिटी हमेशा नीचे आती है, ऊपर से नीचे आती है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट को देता है। देन मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ऑलवेज मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अथॉरिटी ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा कि आपने पावर ज़्यादा दे दी और काम इतना नहीं दिया, तो पावर का मिसयूज़ होने लगेगा। और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे देंगे और अथॉरिटी उतनी नहीं देंगे तो ओवरबर्डन हो जाएगा आपका एम्प्लॉय और इफ़ेक्टिवली काम नहीं हो पाएगा। तो ये थे भाई फीचर्स अथॉरिटी के। चलिए अब हम लास्ट अकाउंटेबिलिटी देखते हैं। सो लास्ट एलिमेंट और स्टेप है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है सबॉर्डिनेट्स विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। अगर टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता है तो उसके लिए सबॉर्डिनेट आंसरेबल होंगे इन फ्रंट ऑफ देयर सुपीरियर्स, कि मैनेजर उनसे सवाल कर सकता है कि भाई क्यों नहीं हो पाया, क्या बात थी, तो सबॉर्डिनेट्स को जवाब देना पड़ेगा। यही अकाउंटेबिलिटी है। तो फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट फीचर इज रिफर्स टू आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट जो भी होगा, कंप्लीशन होगा, नॉन कंप्लीशन होगा, उसके लिए सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर के सामने आंसरेबल होता है। देन कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास्ड,
अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास, इसके ऊपर हमने एक कंप्लीट लॉ पढ़ा था अभी के लॉ ऑफ एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी, कि अकाउंटेबिलिटी जो है इवन इफ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर भी देते हो तब भी आप अकाउंटेबल रहोगे अपने सुपीरियर के सामने। देन एनफोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक, रेगुलर फीडबैक आपको लेना पड़ता है अपने सबॉर्डिनेट्स का और अपने सुपीरियर को आपको रेगुलर फीडबैक देना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे रिजल्ट पूछा जाएगा, आपको रेगुलर अकाउंटेबल रखना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को और आप खुद भी रेगुलरली अकाउंटेबल होते हो। देन फ्लोज अपवर्ड्स, अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड्स, कैसे? वो हमेशा सबॉर्डिनेट जो है वो अकाउंटेबल होता है सुपीरियर के सामने, सुपीरियर कभी सबॉर्डिनेट के सामने अकाउंटेबल नहीं होगा, तो अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड्स। तो चलिए अब एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन की एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, फिर थोड़ी देर बाद अभी हम सिमिलैरिटी देखेंगे। तो डिफरेंस में फर्स्ट बेसिस है मीनिंग। अथॉरिटी का क्या मतलब है? पावर टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म टास्क, के जो टास्क दिया गया है वो आपको परफॉर्म करना ही करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब होता है। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? आंसरेबल फॉर आउटपुट ऑफ असाइन टास्क, जो भी टास्क दिया गया है उसके वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ उसके लिए आप आंसरेबल होते हो, ये अकाउंटेबिलिटी होती है। देन डेलीगेशन, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, डेलीगेशन का क्या मतलब होता है? पास करना, नीचे पास करना। तो अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है, आपके पास जो पावर है वो आप किसी और को दे सकते हो। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी की जा सकती है डेलीगेट, लेकिन कंप्लीटली नहीं की जा सकती है। आप अपना काम किसी और को दे सकते हो लेकिन आपकी भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी फिर भी बनेगी। देन अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं की जा सकती है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हो लेकिन आप फिर भी अकाउंटेबल रहते हो। देन ओरिजिन अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, एक फॉर्मल पोजीशन होती है, एक हायरार्की होती है कि भाई टॉप होता है, मिडिल होता है, लोअर होता है, फिर ऊपर से नीचे आती है अथॉरिटी। तो जो ओरिजिन है वो क्या है कि भाई ऊपर से आ रहा है, तो अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। और अराइजेस फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जब अथॉरिटी दी जाती है तो उसके साथ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, तो ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है। अकाउंटेबिलिटी कहाँ से होती है? अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो भाई जब काम दिया जाएगा तो वो काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ इसके लिए आप अपने आप आंसरेबल हो जाते हो, तो ये हो गई भाई अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन लास्ट इज फ्लो ऑफ डायरेक्शन, अथॉरिटी का फ्लो कैसा है? डाउनवर्ड, हमेशा नीचे आता है, कि ऊपर से नीचे आता है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी पास ऑन करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो है अपवर्ड, हमेशा सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी काम के लिए। देन अकाउंटेबिलिटी का फ्लो कैसा है? वो भी अपवर्ड है, अकाउंटेबिलिटी भी ऊपर जाती है, जैसे कि सबॉर्डिनेट जो है वो अकाउंटेबल होगा वो अपने सुपीरियर के सामने। ये था डिफरेंस। तो चलिए अब देख लेते हैं सिमिलैरिटीज़। तो चलिए रिलेशन देख लेते हैं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच। फर्स्ट इज अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अज्यूम्ड एंड अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड। क्या मतलब है कि अथॉरिटी डेलीगेट करी जाती है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट को पास करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अज्यूम्ड, कि जब अथॉरिटी दी जा रही है, उसके साथ काम दिया जा रहा है तो उस काम को करने की आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये बात आप खुद से अज्यूम करेंगे। देन अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड, आपका सुपीरियर आप पे अकाउंटेबिलिटी इम्पोज करता है कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आप आंसरेबल हो कि काम क्यों नहीं हुआ, आपका सुपीरियर आपसे पूछेगा तो आप आंसरेबल हो। तो क्या हुआ कि अथॉरिटी तो डेलीगेट करी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से अज्यूम करी गई और अकाउंटेबिलिटी को इम्पोज किया जाता है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बात का क्या मतलब है कि जब अथॉरिटी दी जाती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, ये आपको पावर दी जा रही है तो उसके साथ काम भी दिया जाएगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम अथॉरिटी। इतनी बात क्लियर हो गई। देन अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब आपको काम दिया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो आप अकाउंटेबल अपने आप हो जाते हो, आप अपने आप आंसरेबल हो जाते हो अपने सुपीरियर को कि काम क्यों नहीं हुआ या नहीं हुआ। तो क्या मतलब है कि अथॉरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिराइव होगी और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी डिराइव होती है। तो ये था भाई रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी।
तो आज हमने पढ़ा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ डिटेल में। आई होप आपको समझ आया होगा। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलें, फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।